गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो सब? आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छा कर रहे होगे। फ्रेंड्स, हम लोग एंशियंट हिस्ट्री जीएस पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ा रहे थे। पाषाण काल पहला चैप्टर था। पुरातात्विक काल। पुरातत्व भारतीय पुरातत्व के संदर्भ में टॉपिक चल रहा था पाषाण काल को लेकर के। पाषाण काल में हमने आपको बता दिया था, पाषाणकालीन मानव का परिचय दे दिया था। पाषाण काल क्या होता है, प्राग इतिहास काल क्या होता है, इतिहास क्या होता है, पाषाण काल का परिचय क्या है, पाषाण काल को कैसे डिवाइड करते हैं, उसके विभाजन का आधार क्या है, पत्थरों का यूज क्या है, पाषाणकालीन उपकरण क्या थे, उसका यूज कैसे होता था, कैसे नहीं होता था, इत्यादि टॉपिक को हमने कवर कर दिया था। आज हम उससे के आगे चल रहे हैं भारतीय प्रागैतिहासिक के संदर्भ में। भारतीय प्रागैतिहासिक काल क्या है ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक काल की खोज कैसे हुई? फ्रेंड्स, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया। वो ये है कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने 7 पॉइंट्स को डाल रखा है। 7 पॉइंट्स का मतलब कि ये फैक्ट के रूप में है। आप चाहे यूपीएससी लेवल दो, चाहे पीएससी लेवल दो, चाहे स्टेट लेवल पीएससी दो, या किसी भी तरीके का कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी एग्ज़ाम दो, जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जाओगे वहाँ पर इतिहास के संदर्भ में, चाहे वो एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मिडिवल हिस्ट्री होगी, मॉडर्न हिस्ट्री होगी, या कोई भी हिस्ट्री होगी, ठीक है, उसमें तथ्यों को ही पूछा जाएगा। वहाँ पर आपसे लिखित विवरण नहीं मांगा जाएगा। लिखित विवरण के लिए आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना होगा। और ये जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी इतिहास को आप पढ़ने का तरीका समझ लीजिए। इतिहास 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक तथ्य को अलग करके और दूसरा तथ्यों का एनालिटिकल व्यू। एनालिटिकल व्यू आपका जो काम करता है वो मेंस में काम करता है, रिटन में काम करता है, प्रीलिम्स में कोई काम नहीं करता। प्रीलिम्स में आपको केवल और केवल तथ्यों को जितना आप याद करके वहाँ पे जाओगे, तथ्यों का विवरण दोगे, उतना ही आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होगा। इसीलिए तथ्यों को पहले मेंस में पहुँचने के लिए पहले प्रीलिम्स का आंकड़ा क्रॉस करिए, और जितना हो सके आप उतना फैक्ट को अपने माइंड में संग्रहित करिए, लिख करके, रट करके, याद करके, ठीक है। यद्यपि इतिहास रटने का विषय नहीं है। इतिहास बहुत बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है और बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये बहुत आसान भी है। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कब लेकर के चला जाता है टोटली साइंटिफिक रीजन से, और हवाई कोई होता नहीं है। ये तथ्य जितने भी हैं आप लोग उन सबको याद करते चलेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आप लोगों को बेहतरीन ढंग से वहाँ पर टिक लगाने में आसानी हो। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमने प्रागैतिहासिक काल को बता दिया था। प्रागैतिहासिक काल में आज हम आपको खोज या विवरण बता रहे हैं। खोज क्या होता है, विवरण क्या होता है उसका। 25 लाख ईसा पूर्व जब इंसान यानी हमारे पूर्वज इस धरती पर आए, तो वो जो भी क्रियाकलाप अपना करते थे, जो भी खान पान, रहन सहन, संस्कृति इत्यादि करते थे, वो सब अपने नदियों के किनारे करते थे। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, रामशरण शर्मा पढ़ेंगे, वहाँ इसका ब्रीफ बाकायदा विस्तार दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते भी होंगे, बहुत सारी किताबें भी रखे होंगे। तो वहाँ पर जो किनारा था नदियों का, नदियों के किनारे ही मैक्सिमम स्थल मिले हैं। अभी पूरा पाषाण काल आएगा। नदी की घाटी में हमारी काफ़ी संस्कृतियाँ विकसित हुई हैं। उसके 2 कारण हैं। एक तो नदी की घाटी, जो नदी का मीठा पानी का स्रोत होता है वो बहुत आसानी से मिल जाता है, और दूसरा जो नदी की घाटी होती है उसके बगल अगर खेती हो रही है तो उर्वरा जो खेत है, जो उर्वरा पैदावार है वो अधिकतम होगी, फसलों का पैदावार मैक्सिमम हो जाता है। तो ये आज से नहीं, कई लाख वर्ष पहले से चला आ रहा है। तो इसी क्रम में जो आदिमानव थे वो नदियों के किनारे ही मैक्सिमम रहते थे। इसीलिए हम कोई भी स्थल ढूंढते हैं तो सबसे पहले नदी का किनारा ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जंगली जानवर भी पानी पीने आते थे और ये छुपे होते थे, तो ये जानवरों का मांस का ही प्रयोग करते थे, और जानवरों का मांस, जानवरों का हड्डी, जानवरों की खाल के लिए ये झाड़ियों में छिप करके उनका समूह बना करके शिकार कर लेते थे। तो इनके लिए आसानी हो जाता था, पानी भी एक जगह मिल जाता था, जानवर भी एक जगह मिल जाता था, और रहने सहने की सुविधा भी वहीं मिल जाती थी। तो इस हिसाब से इनकी जो क्रियाकलापों का अध्ययन था वो ये सब जो पुरातत्विक लोग थे, हमारे इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, वे ये सब की खोज किए। खोज करने का कारण क्या था? यहाँ पर सारे अंग्रेज़ों के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। कोई भारतीय यहाँ पे नहीं है, अंग्रेज़ ही हैं, भारतीय भी हैं। तो अंग्रेज़ यहाँ पर इसलिए थे क्योंकि 15वीं शताब्दी से लेकर के ही 18वीं शताब्दी 1947 तक भारत गुलाम बना रहा अंग्रेज़ों का। तो अंग्रेज़ भारत में ही आए थे संसाधनों की लूटपाट करने, अपने देश को डेवलप्ड करने के लिए। वो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे।
तो इसीलिए यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर अंग्रेज ही क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ये दौर ही उन लोगों का था। वो लोग अपने लिए जो भी संसाधन करते थे, जो भी प्रयोग करते थे, तो इसी तरीके से करते थे। तो अब डॉक्टर प्राइमरोज एक वैज्ञानिक का एक अंग्रेज इतिहासकार आते हैं। वे भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स का तैयार हुआ कि भारतीय प्रागैतिहासिक को उद्घाटित करने का श्रेय किसको जाता है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल को उद्घाटित करने का जो श्रेय जाता है वह जाता है किसको, डॉक्टर प्राइमरोज को। ये 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी जब इनका समय आया, ठीक है, 1842 ईस्वी में कर्नाटक राज्य के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान पर प्रागैतिहासिक औजारों की खोज किए। कर्नाटक राज्य का एक लिंग रायचूर जिला था। ठीक है, रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थान था, वहाँ पर ये प्रागैतिहासिक औजारों की खोज किए थे। अब प्रागैतिहासिक औजारों का विस्तार पूर्वक वर्णन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वहाँ पर ये बताएंगे हम आपको प्रागैतिहासिक औजार कैसे होते थे। अभी कल हमने बताया था पत्थर के औजार, तो प्रागैतिहासिक औजारों का पूरा विवरण हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। प्रागैतिहासिक औजार इतना जान लीजिए कि पत्थर के होते थे, पत्थर के बने तीर के फलक होते थे। अभी हमने बताया कि जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के तीरों का यूज किया जाता था। तो ये 1842 ईस्वी में इसकी खोज की है। अब 1853 ईस्वी में आइए। 1853 ईस्वी में जॉन इवांस नामक एक पुरातत्व थे, एक क्या कहते हैं इतिहासकार या पुरातत्विक, कुछ भी कह लीजिए। ये जबलपुर कहाँ है, एमपी में। ठीक है, एमपी में नर्मदा नदी के किनारे। हमने फिर से कहा वही सब कॉन्सेप्ट आ रहा है। आप एक कॉन्सेप्ट को अगर सीख जाते हो, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट को सीख जाते हो तो आपको तथ्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में तनिक भी देर नहीं लगती। इसीलिए इतिहास को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़िए। सबसे पहले आप तथ्यों को एक अलग कर लीजिए और फिर उसमें से प्रश्न बनाइए। प्रश्नों को अगर आप कथन कारण से सीख गए, आप परीक्षा देते होंगे, वहाँ पर कथन कारण आता है क्यों हुआ, तो आपका इतिहास का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही जल्दी कवर हो जाएगा और आपको पूरे इतिहास में कोई भी परेशानी नहीं होगी। अन्यथा इतिहास बहुत ही अच्छा विषय है, बहुत ही टफेस्ट विषय भी है। तो ये नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, अगर नदी का किनारा है तो वहाँ पशु, जंगली जानवर इत्यादि आएंगे पानी पीने के लिए, वहाँ शिकार करने में आसानी रही होगी। तो वो तब की बात है, आज से 20 लाख साल पहले की बात है। तो 1853 ईस्वी में जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे पत्थरों का विवरण प्राप्त हुआ। ऐसा तो नहीं है कि पत्थरों का विवरण क्या होगा, पत्थरों का विवरण मतलब जहाँ पर पत्थर उड़ा के फेंक दिए गए, नहीं, कारीगरी की क्रिया से वो पत्थर गुजरे थे, अर्थात उन पत्थरों पे कुछ न कुछ काम हुआ था। तो इसलिए वहाँ पर क्या हुआ, पत्थरों का विवरण इन्होंने प्राप्त किया। अब हम आते हैं 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में जियोलॉजिकल सर्वे के एक विभाग के टीम के सदस्य थे या हेड थे उसके जियोलॉजिकल विभाग में। ये क्या थे, रॉबर्ट्स ब्रूसफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अनसॉल्व पेपर उठा के देखेंगे तो इनका नाम जरूर पूछा जाता है। इनका नाम इसलिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की इन्होंने शुरुआत की थी। ठीक है, पाषाणकालीन बस्तियाँ क्या होती हैं, पाषाण जैसे हमारा घर होता है, अगर कोई मोहल्ला है और आज से 5000 साल पहले नदी में बाढ़ आ गई या समुद्र के किनारे का कोई इलाका है वो डूब गया, तो पत्थर इतनी जल्दी डूबते नहीं हैं, इतनी जल्दी गलते नहीं हैं। तो वो क्या होते हैं, जब कोई 5000 साल पहले वहाँ पर मिट्टी आ गई, वो दब गया, और फिर जब कोई हमारी आने वाली पीढ़ी वहाँ का उत्खनन कार्य करेगी तो ये सब मकान वगैरह दिखाई देगा। तो वैसे पाषाणकालीन बस्ती थी, वहाँ पर कच्चे मकान, घास फूस के बने मकान थे। ठीक है, घास फूस के बने मकान थे। आप आज से 20 साल पहले जाएंगे तो थपुआ, नरिया, खपड़ा वगैरह इत्यादि चलते थे, आज की तरह लेंटर वगैरह नहीं था। तो इसी तरीके से आज से लाखों साल पहले वहाँ की बस्तियाँ रही होंगी। उन बस्तियों को क्या था, उसके अन्वेषण यानी खोज, वो बस्तियाँ कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं। तो इनका जो इलाका था वो दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत में ये प्रागैतिहासिक ठिकाने कहाँ कहाँ पर हैं, कहाँ कहाँ पर नहीं हैं, उसकी खोज किए थे ये। पाषाण युग के शिल्प और उसके पाषाण युग के शिल्प क्या है, शिल्प मतलब कला, उस पर पत्थरों के जो कारीगर थे, जो उसको बनाने के लिए उनकी कलाओं का प्रयोग करते थे, पत्थरों कैसे बनते कैसे नहीं बनते हैं, उसके औजार कैसे बनते हैं कैसे नहीं बनते, उनका उपयोग क्या है, उसका शिल्प चेन्नई के समीप, ये इलाका याद रखिएगा, पल्लवरम नामक स्थान बहुत बार
यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। चेन्नई के समीप पल्लवरम नामक स्थान पर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने प्रागैतिहासिक ठिकानों का खोज किया था और ये दक्षिण भारत में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए भी। मेंस में आप अगर कोई आंसर लिख रहे हैं तो इस तथ्य को डाल सकते हैं। ये होता है तथ्यों का एनालिटिकल व्यू। 1930 में आइए, 1930 में एमसी बर्किट, ठीक है, ये एमसी बर्किट इनका नाम है। एमसी बर्किट ने कृष्णा घाटी से एकत्रित सामग्री किया था। हम फिर कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा और वही कॉन्सेप्ट हर खोज में आ रहा है। क्या? नदी की घाटी। आपको ये समझना चाहिए कि नदी की घाटी का नाम हम क्यों ले रहे हैं, आखिर कारण क्या है नदी की घाटी का? कोई तो रीजन होगा। ऐसा तो इतना बड़ा धरती है, संसार है, आखिर हम नदी की घाटी का ही नाम क्यों ले रहे हैं? व्हाट इज द रीज़न? नदी की घाटी जो है वहाँ पर 4 रीजन हैं। पहले मीठा पानी का स्रोत, ठीक है, मीठा पानी का स्रोत, जानवर का स्रोत, और जहाँ पर नदी रहती है वहाँ पर जीव जंतु मैक्सिमम रहते हैं। तो वहाँ पर ये समूह बनाकर रहते थे आदिमानव। तो जब ये जानवर नदी के किनारे पानी आते थे तो इनका ये शिकार करते थे, ठीक है, इनका ये शिकार करते। तो इसलिए नदी की घाटी मैक्सिमम है। और दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, हमने 4 चीज़ें कही। तीसरी चीज़ कि नदी में पत्थर जब तैरते हुए आते थे, ठीक है, नदियाँ जब अपने साथ चलती हैं तो आज के युग में जब नदी अपने साथ मिट्टी, बालू वगैरह वगैरह बहा के ले चलती हैं, तब तो नदी का जल बहुत साफ था, प्रवाह था, गहरी थी, सब कुछ था, क्योंकि नई नई संस्कृति बन रही थी, धरती नई नई बनी थी। तो वहाँ पर पत्थर जो है समूह में तैरते हुए आ जाते थे। ये पत्थरों को पकड़ लेते थे। ये पत्थर इनके हथियार बनाने में काम आते थे, ठीक है। दूसरा, तब के युग में तो खेती शुरू नहीं हुई थी, आज से 25 लाख साल पहले, लेकिन वहाँ पर उर्वर ज़मीन होने के कारण, क्योंकि नदियाँ अपने साथ उर्वरक मिट्टी भी लेकर के चलती हैं, तो जो नदी का पानी सूख जाता था वहाँ पर अपने आप कंदमूल, फल इत्यादि पेड़ पौधे क्या थे, कंदमूल, फल इत्यादि पेड़ पौधे उग जाते थे। तो उससे इनको क्या मिलता था? भोजन मिलता था, ठीक है। तो उससे इनको भोजन की प्राप्ति होती थी। तो जब ये भोजन करते थे तो इसीलिए ये नदी की घाटी के समीप रहते थे, ठीक है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं, इसको सीखिए कि नदी की घाटी इसीलिए पूरा तत्व में जहाँ भी आपको कुछ ना आए, अगर आप मेंस दे रहे हैं, मेंस एग्ज़ाम, और कुछ भी नहीं आता है, ऐसा तो है नहीं कि आपने नहीं पढ़ा है, अगर पुरातत्व से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ गया और वहाँ पर ऐसा कोई विवरण आपको देना है जिसके बारे में आपको ब्रीफली नहीं पता है, ठीक है, जिसके बारे में आपको अच्छे से नहीं पता है, आप इतना जानते हैं कि जनरली आपने पढ़ा है, तो आप इस तथ्य को जो मैंने बताया कि नदियों का किनारा क्यों यूज होता है, आप उसको अच्छे से 50 से 100 शब्दों में लिख सकते हैं। आपका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा कि नदियों के किनारे ही सभ्यताओं का विकास क्यों होता था। ये मेंस का क्वेश्चन है कि नदियों के किनारे ही हमारी सारी संस्कृतियों का विकास क्यों हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर 1930 ईस्वी में एमसी बर्किट ने कृष्णा घाटी से सामग्री एकत्रित की, पुरातात्विक सामग्री, पाषाणिक सामग्री, उपकरण की सामग्री। अब आते हैं 1935 में। यस, हम लोग फिर से आते हैं 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन थे। ये इनका एक अभियान दल था, येल कैम्ब्रिज अभियान दल। ये शिवालिक पहाड़ी में पोतवार पठारी भाग था, शिवालिक पहाड़ी का एक इलाका है पोतवार, वो पठारी भाग था, उसका इन्होंने सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण करने का मतलब ये था कि वहाँ से सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, उम्मीद है कि वहाँ उपकरण मिलेंगे, संस्कृतियों के अवशेष मिलेंगे, इत्यादि स्थल वगैरह मिलेंगे। तो ये डी टेरा व पीटरसन का कार्य था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर आता है 1950 का युग। 1950 में स्टुअर्ट पिगट थे। इनकी एक कृति है प्री हिस्टोरिक इंडिया, ये बुक का नाम है इनके, ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया। इन्हें ये संपूर्ण तथ्यों को इसमें इन्होंने नोट किया है। अब प्री हिस्टोरिक इंडिया में भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की नई दिशा मिली है, ठीक है। भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन की नई दिशा से क्या मतलब है, अर्थात वहाँ पर
जो तथ्य हैं, सर्वेक्षण है, उनका इसमें अच्छा खासा विवरण दिया हुआ है। लेकिन इतने के बावजूद भी भारतीय प्रागैतिहासिक का कोई उन्मुक्त दिशा नहीं मिली, अर्थात जिसको एक नए सिरे से, एक क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को अन्वेषित किया जा सके, समझा जा सके। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये थे सर मार्टिमर व्हीलर। इनका नाम आप लोग अच्छे से सुने होंगे, सिंधु सभ्यता में भी सुने होंगे। सर मार्टिमर व्हीलर ने क्या किया था, ये समग्र प्रागैतिहासिक सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जहाँ पर मार्टिमर व्हीलर लिखा हुआ है। ठीक है, समग्र प्रागैतिहासिक, ये समग्र प्रागैतिहासिक खोजों, समग्र प्रागैतिहासिक को एक नई दिशा देने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर को जाता है। इनके समय में सांस्कृतिक अनुक्रम का ज्ञान हुआ। सांस्कृतिक अनुक्रम का मतलब जो संस्कृति चली आ रही थी, जो ये सब हुआ था, उसको नई दिशा कैसे दी जाए, उसको एक क्रमबद्ध तरीके से कैसे लिया जाए। जैसे आप ये समझ लीजिए कि अगर घर का कोई व्यक्ति है, आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक बैकग्राउंड तैयार कर देता है कि हमने ये बिजनेस स्थापित किया है, अगर आप लोग सरकारी नौकरी नहीं पाए तो इस बिजनेस में आ जाना। तो आपको एक बैकग्राउंड मिल जाता है, करना कुछ नहीं है, बस उस कार्य को जो चला आ रहा है उसको आगे लेके जाना। तो ये इन्हीं को जाता है, सर मार्टिमर व्हीलर को। तो इसके अलावा भी बहुत सारे पुरातत्व थे, जैसे चाइल्ड थे, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। तो ऐसा नहीं था कि खोजें यहीं पर बंद हो गई, खोजें बहुत सारी हुई, और जो इम्पॉर्टेंट खोजें थी वो सब आप पढ़ लीजिए, ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे शुरू करेंगे, पूर्व पाषाण काल। उसको हम कल पढ़ाएंगे। पूर्व पाषाण काल आप लोगों का बहुत सारा कुछ क्लियर हो चुका है, आज खोज और विवरण भी कंप्लीट हो गया। पूर्व पाषाण काल क्या होता है, कल का जो टॉपिक रहेगा, पूर्व पाषाण काल क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके उपकरण क्या हैं, उसके स्थल क्या हैं। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप लोग इतना पढ़ के आइएगा। हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स। जितना हो सकेगा लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अदर बच्चों के पास भी